नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सारे डीपली पढ़ाया है। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करके हमने ज्योग्राफी के लेक्चर ये लेके आए हैं और भारतीय भूगोल के लेकर आए हैं। हम अभी विश्व के भूगोल को भी लेके आएंगे और ये हम पूरी डीपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज हमने पढ़ा था कि जैसे भारतीय भूगोल में 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक तो है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद आता है तटीय मैदान और द्वीप। तो अब हमने उत्तर का विशाल जो है पहाड़ है, हिमालय पहाड़ को देखा है। फिर उसके बाद हमने देखा उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं तटीय मैदान के बारे में। हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी डिटेल पढ़ा हुआ है। तो गाइज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय ये जो तटीय मैदान है, भारत के जो तटीय मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भारत के जो तटीय मैदान है, यहाँ पे मैंने जो बताया है उस तरीके से आपको जानना है कि भारत के तटीय मैदान किस तरीके से कैसे हैं। और देखो ये जो ग्रीन वाला चीजें हैं ये पूरे भारत की तटीय मैदान में आती हैं। तो ये जो मैदान है ये बना हुआ कैसे है, आपको जो पानी है, पानी की ज़्यादा आने जाने की वजह से ये मैदान बना हुआ है। ये सबसे ज़्यादा गहरा है और ये कम गहरा है। ये कम चौड़ा है और ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। और यहाँ पे जो नदी जो गिरती है वहाँ ज्वारमुख बनाती है। यहाँ पे जो नदी गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ पे कंटिन्यू बारिश की वजह से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती क्योंकि बारिश देखो यहाँ से जो आती है बारिश तो वो टकराती यहाँ पर है। ये पश्चिमी घाट को टकराती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बारिश इस हिस्से की है, सबसे ज्यादा इसी हिस्से में होती है। और सबसे कम मतलब वर्षा कंपैरेटिवली पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यू बारिश की वजह से जो चूना है, बारिश मिट्टी के अंदर का जो चूना है और मिट्टी के अंदर की जो चीजें हैं वो नीचे जाके बैठती है। कंटिन्यू अगर बारिश पड़ेगा किसी जगह पे तो जो बारीक बारीक चीजें वो नीचे जाएंगी, मोटे मोटे पत्थर ऊपर रहेंगे। तो ये यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो मिट्टी नदियों द्वारा बहा के लेके आई होती होती है वही मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो गाइज हमने ये तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था। हमने जैसे उत्पत्ति भी पढ़ा था। ये देखो यहाँ से जो है जो मानसूनी पवनें निकलती है, जो बारिश के लिए मानसूनी पवनें यहाँ पे जो पश्चिमी घाट को है इसको टकरा और सबसे ज्यादा वर्षा करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब जब ये घूमती है, घूम के जाके यहाँ टकरा टकरा के फिर ये बंगाल की खाड़ी है वहां से पानी लेते हुए यहाँ वर्षा कराती है पूर्वी घाट पे। तो गाइज ये चीजों को याद रखना है कि किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज समझती है। अब हम बात करते हैं, हमने तो तटीय मैदान के बारे में पढ़ा, हमने तटीय मैदान के बारे में पढ़ा किस तरीके से था, क्या तटीय मैदान में उसकी उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया। अब हम पढ़ेंगे भारत के मरुस्थल के बारे में। सबसे पहली बात करें तो भारत में दो टाइप के मरुस्थल हैं। दो टाइप के मरुस्थल हैं भारत में। भारत में दो टाइप के मरुस्थल हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें, एक तो है ठंडा मरुस्थल, एक तो है गर्म मरुस्थल। ये जो है यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से इसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ना ही यहाँ पे पानी का नामो निशान है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के सबसे ज्यादा ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यू बर्फ गिरती है, जहाँ पे किसी जान को नहीं रह सकता, इसलिए इसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं। और ये मरुस्थल है गर्म मरुस्थल। यहाँ पे भी पानी की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जो जो आने वाली जो पवने हैं, मानसूनी पवने जो भारत में वर्षा कराती है, भारत में बारिश कराती है, ये जो है ये पवन यहाँ पे एक पहाड़ है जिसको हम कहते हैं विंध्याचल का पहाड़। ये राजस्थान में पाया जाता है ये पहाड़। और ये पहाड़ जो है एक स्ट्रेट लेवल पे है। ये पहाड़ ऐसा नहीं है बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसकी वजह से जो मानसूनी पवनें आती हैं, जो बारिश को लेकर आती है, जिसकी वजह से बारिश होती है, ये तो यहाँ पे पश्चिमी घाट को टकराती है तो बहुत बेहिसाब यहाँ पे वर्षा आती है। और ये पवनें जब आगे निकलती है गुजरात होते हुए, जब ये विंध्याचल से टकराती है यहाँ पे थोड़ी सी वर्षा कराती है, मगर राजस्थान के हिस्से में वर्षा नहीं करा पाती क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला ही कोई नहीं है। भाई अगर कोई आदमी हमको समझ लो फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई हम किसी दावत में गए हैं, हम खाने के लिए बैठे हैं, अगर कोई हमको किसी को हमने रोक के बोला नहीं, खाना लेके जा रहा है सामने वाला, हम उसको बोलेंगे नहीं भाई रुक मुझे पहले खाना तो दे, तू सीधा सीधा जा रहा है, तो तब वो खाना देगा, वरना वो क्यों देगा भाई। तो ये जो मानसून की जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं जो चल रही हैं, इनको रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत ही कम, 25 सेंटीमीटर से कम यहाँ पे वर्षा होती है। सेंटीमीटर कैसे, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से वर्षा को मापा जाता है। ये कटोरा है, बॉल है, अ, एक कटोरा है ये, इसको रखा जाता है और ये ऊपर से वर्षा गिरती है, और इसमें कितना पानी जमा होता है और इसकी कितनी ये कितना इसका ये है, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, वो गिना जाता है, जितना पानी इस जगह पे आया है, और एवरेज हर जगह पे थोड़ा थोड़ी जगह पे 3-4 जगह से एवरेज लिया जाता है, जितना पानी इसके अंदर भरा है और ये जितनी जितना एरिया है, इसे डिवाइड किया जाता है कि भाई एक 1 रुपए में इतना, 1 रुपए में 10 केले, समझ लो 20 रुपए में 10 केले, तो 100 रुपए में कितने केले। यही होता है कि इतने में इतना पानी, इतने में इतना पानी, पानी मतलब वर्षा का पानी, तो फिर इतनी बड़ी जमीन में इतना पानी, तो इस तरीके से देखा जाता है और एवरेज निकाला जाता है। ये एक्यूरेट नहीं होता, इसको सिर्फ एवरेज ही निकाला जा सकता है, एक्यूरेट नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वो खाना हम रोकेंगे नहीं तो खिलाएगा कैसे, वो देगा कैसे। तो यहाँ पे कोई पहाड़, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जहां से ये टकरा के यहाँ पे वर्षा कराए। अब ये वर्षा सीधा जाते हैं, ये बादल जो है मानसूनी बादल, ये सीधा ऊपर जाते हैं और ये कहाँ वर्षा कराते हैं, डायरेक्ट हिमालय को टकराते हैं और उत्तराखंड में बेहिसाब वर्षा कराते हैं, जिसकी वजह से खनन होता है, वो जो बड़े बड़े पहाड़ गिरने लगते हैं और यहाँ पे बेहिसाब वर्षा होती है। और फिर यहाँ से टकरा के थोड़ा सा रिटर्न आते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी कुछ हिस्से में पानी बरसाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा होती है। तो समझ में आया आपको कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहाड़ों की स्थिति भी इम्पोर्टेंट है, और ये मरुस्थल की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज है नहीं कि ये रोक सके बादलों को। अगर यहाँ पे अगर ये विंध्याचल पर्वत अगर था तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती, मगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाला हिस्से में सूखा पड़ जाता, फिर वहां पे रेगिस्तान हो जाता। तो भाई दोनों भी चीजें जरूरी है, मगर यहाँ पे भारत सरकार ने एक दिमाग चलाया, जिसमें भारत सरकार ने एक इंदिरा गांधी नहर यहाँ से यहाँ तक चलाई, जो नहर की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे थार के मरुस्थल जो है भारत का, उसके अंदर पानी पहुंचाया गया। और दुनिया में सबसे पहला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे जिस मरुस्थल में रहती है वो है थार का मरुस्थल, भारत में है। और एक पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो हिस्सा जो पाकिस्तान में गया हुआ है थार के मरुस्थल का, उसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से एक नहर गुजारी गई है भारत सरकार द्वारा, वो इंदिरा गांधी नहर है, तो इसको याद रखना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए। देखो हमने तो पहले सबसे पहले मैदान के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद पहाड़ के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा, हमने तटीय मैदान के बारे में पढ़ा। अब हमारी बारी है जो द्वीप हैं भारत के, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देखो भारत में जो द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह में जो सबसे मेन और बड़े द्वीप समूह है, एक तो अंडमान और निकोबार है और एक लक्षद्वीप है। तो हम इसमें अंडमान और निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। ये 572 द्वीपों का एक समूह है जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है। 572 द्वीप द्वीप समूह का ये अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्थ अंडमान। अब मैंने नॉर्थ नॉर्थ अंडमान के बारे में भी डाला है कि यहाँ पे सदैल सडेल चोटी सबसे ऊंची चोटी है, और जितने भी द्वीप है, सब द्वीप में सबसे ज्यादा ऊंची चोटी जो है वो सडेल ही है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। यहाँ पे एक नारकोंडा ज्वालामुखी है जो शुष्क है, जो सोया हुआ है अभी, कई 2001 में कुछ ये खुला था ये, फिर उसके बाद से ये सोया हुआ है। तो ये सोया हुआ है मतलब ये कभी ना कभी खुलेगा जरूर। तो ये शुष्क ज्वालामुखी है नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। और मध्य अंडमान में माउंट डिओली चोटी है, 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब अभी भी ये ज्वालामुखी पूरे भारतीय महाद्वीप में, ये ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पे सक्रिय है। तो माउंट क्योबो चोटी है वो दक्षिणी अंडमान में है,
और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, तो याद रखना है। और यहाँ पे नीचे लिटिल अंडमान है। देखो अब ये द्वीप समूह तो हुआ अंडमान वाला। यहाँ पे है निकोबार, नीचे जो है निकोबार है। अब अंडोवर और निकोबार के बीच में एक चैनल बनाता है जिसको अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल है, तो इसको याद रखना है। अब हम निकोबार के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो कार निकोबार, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा याद रखना है बस। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार है सबसे नीचे, सबसे दक्षिणतम जिसको पॉइंट है, जो भारत देश का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार है। और ये दक्षिणतम पॉइंट जो है वो जो एक देश है जिसको कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से अपनी सीमा को समुद्री रेखा से थोड़ा सा नजदीक है। वहां पर इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप के नजदीक है। ये एक ग्रेट चैनल बनाता है सुमात्रा द्वीप से और ग्रेट निकोबार के बीच में 6 डिग्री चैनल बनाता है। और मैंने बताया अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल बनाता है। और यहाँ पे नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार का है, ये दोनों के बीच में कोको स्टेट बनाता है। और हम अब बात करेंगे अगले चैप्टर की, अगले जो लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देखो लक्षद्वीप ये एक द्वीपों का समूह है जहाँ पे 36 द्वीप है टोटल। इतने द्वीप को मिला के लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। यहाँ की राजधानी है कालपेनी राजधानी है। और मिनिकॉय एक अच्छी खासी आबादी वाला एक ये है, वहाँ पे एक द्वीप है। इन दोनों के बीच में जो चैनल बनता है, जो अलग करता है उसी को चैनल कहते हैं। जो पानी की रास्ते को अलग करता है एक जमीन को दूसरी जमीन से, उसको चैनल कहते हैं। वहाँ पे 9 डिग्री चैनल का निर्माण करता है कालपेनी और मेनिकॉय में। और मेनिकॉय और यहाँ पे नीचे दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब हम बताएंगे कि अपतटीय द्वीप भी कुछ है, कुछ भारत की जमीन से सटे हुए द्वीप है, ज्यादा दूर नहीं है, बस के भारत में ही सटे हुए द्वीप है। सबसे पहले हम एक नदी द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप, वो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ये मंजूली द्वीप है। और दूसरी बात आनंदनंदा द्वीप है, न्यू मोरे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के बीच में है, न्यू मोरे द्वीप, ये वही द्वीप है जो ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश और ये बंगाल, ये बांग्लादेश और बंगाल के बीच में किसी द्वीप को लेकर डिस्प्यूट है तो न्यू मोरे द्वीप का है। ये है भारत का, मगर बांग्लादेश इसको अपना मानता है। तो और ये दूसरी बात है, यहाँ पे उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप है, यहाँ पे परीक्षण केंद्र है। और यहाँ पे होप द्वीप है, श्रीकोटा द्वीप है जहाँ पे सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। यहाँ पे पम्बन द्वीप है। देखो पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है, ये जो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, जो आडम ब्रिज पे स्थित है, वहाँ पे पम्बन द्वीप है। और वेलिंगटन द्वीप यहाँ पे केरला में है, सेल्सेट द्वीप गोवा में है। और यहाँ पे खदिया बेट द्वीप है, आलिया बेट द्वीप है। तो इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा द्वीप के बारे में। देखो भारत की जो बनावट थी 4 चीजों में थी। सबसे पहले मैंने बताया था कि पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। फिर उसके बाद चौथा नंबर में आता था तटीय मैदान और द्वीप के बारे में। तो अब हम इन्हीं के चारों के रिलेटेड पढ़ेंगे। देखो मौसम कैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमको मौसम पढ़ना, तो मुझे ये बताओ पहाड़ी इलाके में मौसम कैसा होगा। ठंडा होगा, बर्फ की वजह, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे हम, ऊंचाई पे जाएंगे, तो उतनी ज्यादा गर्मी कम हो जाएगी। अब हम जमीन पे बैठे हैं तो ये जो दीवारों में से गर्मी आ रही है, और ये जो हमारी सांसें जो निकल रही है, सांसों से गर्मी है, झाड़ों की वजह से जो गर्मी है, हर चीज गर्मी छोड़ रही है। क्या वाप छोड़ रही है, गर्म छोड़ रही है। मगर जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ज्यादा ये सारी चीजें कम होती जाएंगी। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ठंडी होती है। तो पहाड़ों पे जो मौसम होगा वो कैसा होगा, ठंडा मौसम होगा। पठार पे पहाड़ों के मुकाबले कम होगा। मैदान पे मौसम नॉर्मल होगा, ज्यादा गर्म भी नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा। मगर अब इसको जो मौसम है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या मौसम है और क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले देखो क्लाइमेट ये है कि मौसम तो बदलते हैं, हर 4 महीने में 3 महीने में मौसम बदलते हैं, मगर क्लाइमेट नहीं बदलता है। अब ठंडी के गर्मी के दिन चल रहे हैं और अचानक से ठंडी होने लगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु ऐसी नहीं होती है। क्यों जलवायु ऐसी नहीं होती, क्योंकि जल, सबसे पहले जल 3 चीजों का इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। 3 चीजें इसमें सबसे ज्यादा जलवायु में इंपॉर्टेंट होती है। 3 चीजें ये है, पानी इसके अंदर, और ये है और आग।
आग है। और यहाँ तब ठंडी हो, ऐसा नहीं होता है। बारिश कभी भी हो सकती है, वो बादलों पे डिपेंड होता है, बादलों पे डिपेंड होता है। मौसम बदल सकता है मगर जलवायु नहीं बदल सकती। तो ये चीज़ों को याद रखना है। मौसम तो बताएँगे, मगर देखो जलवायु को कुछ चीज़ें, जलवायु किस किस पे निर्भर होता है। हमारा जो जलवायु है, मैंने जैसे बताया हमारा जो इन्वायरमेंट है, कि 3 महीने में बारिश, 3 महीने में सर्दी, गर्मी, फिर उसके बाद शरद ऋतु, ये सारी जो चीज़ें चलती हैं, ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव, ये जो जलवायु है, इसके ऊपर डिपेंड होती है। जलवायु में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ों की स्थिति। क्यों पहाड़ों की स्थिति, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया, देखो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ओके, अब ये जितनी भी मानसूनी हवाएं यहाँ से बनेंगी, क्योंकि देखो यहाँ से गुजरती है अंदर, और यहाँ से मकर मध्य रेखा, और यहाँ से है मकर रेखा, मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। सूरज जो होता है, इन्हीं सूरज की जो फेवरेट जगह है वो यही है, इसी के बीच सूरज होता है जाती है। तो यहाँ पे हिमालय को टकराने से यहाँ पे वर्षा कराती है। तो ये पहाड़ों की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो यहाँ पहाड़ है इसलिए यहाँ वर्षा हो रही है, यहाँ पश्चिमी घाट है इसलिए यहाँ वर्षा हो रही है, ऐसे जब यहाँ पूर्वी घाट है इसलिए यहाँ वर्षा हो रही है। तो ये वर्षा की जो पहाड़ों की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जलवायु के लिए। और दूसरी बात है ये है, और ये है चाइना। यहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पड़ता है। कितने डिग्री, माइनस यहाँ पे 35 डिग्री यहाँ पे बर्फ पड़ता है। तो यहाँ पे से कई ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। मगर यहाँ पे सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। जिसको टकराने की वजह से ये यूपी, बिहार, बंगाल में ठंडी हवाएं नहीं आ पाती। अगर इस पहाड़ को, हिमालय को यहाँ से हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा ठंडी यूपी बिहार में पड़ेगी। अगर इसको कम से कम 15 या 20 मिनट भी हटा देंगे तो ये सारे लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को वो आदत नहीं है, यहाँ के लोगों को आदत है। 30 साल का जो एक्सपीरियंस है जलवायु का, ये 30 साल के एक्सपीरियंस से ये लोग रह सकते हैं। ये 30 साल के एक्सपीरियंस, इनको इनको पता है कितने गर्म कपड़ों में रहना पड़ता है, कितनी पे ठंडी पड़ती है, इनको पता है। मगर इनको नहीं पता ना। अचानक से अगर यहाँ पे इतनी -35 माइनस में अगर यहाँ पे टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, मर जाएंगे। तो इसलिए ये जो पहाड़ों की स्थिति है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश इन्हीं की वजह से हो रही है और ठंडी इन्हीं की वजह से रुक रही है। तो ये जरूरी है, तो ये जरूरी है पहाड़ों की स्थिति। और दूसरी बात इसमें आती है समुद्र की से दूरी। देखो समुद्र से दूरी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये जो यहाँ से हवाएं निकलती है, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं निकलती है, जैसे जैसे दिल्ली की तरफ जाने लगती है, जितना दूर जाने लगती है समुद्र से, उतनी उसकी वर्षा में कम होती है, क्योंकि उतनी वर्षा कम होती है। तो समुद्र से दूरी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात है विषुवत रेखा से दूरी। देखो मैंने बताया था, ये जो है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है, विषुवत रेखा है। सूरज इन दोनों से है, मगर ये है सूर्य का ये सेंटर एरिया है। तो इससे जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतनी कम गर्मी मिलेगी, जितना ज्यादा दूर उतनी कम गर्मी, क्योंकि सूरज से गर्मी, जितना ज्यादा नजदीक उतनी गर्मी। अब देखो ये प्रायद्वीप पे पठार है, केरला, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा काले होते हैं, क्योंकि यहाँ धूप की जो गर्मी होती है सबसे ज्यादा। तो ये चीजें हैं कि विषुवत रेखा से दूरी इंपॉर्टेंट है। समुद्री तट की ऊंचाई से दूरी, हाँ ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। मौसम, सबसे पहले मौसम भी तो जरूरी होता है। जिस तरीके से हमारे पास मानसूनी हवाएं चलती है,
तो हमारे जो भारत देश को 3 मानसूनी हवाओं ने 3 इन्वायरमेंट 3 ऋतुओं में हमको बाँटा है। शरद ऋतु 4 ऋतुओं में हमको बाँटा है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये सारी चीज़ों में हमको बाँटा है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अभी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में 4 किस्म की जलवायु होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 महीने में 4 आँधी, गर्मी, बारिश होता है, मगर ऐसा नहीं होता। जो प्योर होते हैं 100% अगर वहाँ पे जो गर्मी पड़ती है, वो सिर्फ 3 महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 3 महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 3 महीने में शरद ऋतु होता है। 3 महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु है वो 15 मार्च से लेकर 15 जून तक होता है। तो हमको ये याद रखना है 15 मार्च से लेकर 15 जून तक होता है। और वर्षा ऋतु है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है। शरद ऋतु है सितंबर से 15 दिसंबर तक होती है। ठंडी होती है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। तो इसको याद रखना है। मानसून बनते हैं जून और जुलाई में। देखो मानसून जब बनते हैं वर्षा मानसून बनते हैं और जून और जुलाई में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा जून और सितंबर के बीच में। जुलाई सितंबर, तो इसको याद रखना है। ये हमको एग्जाम में और हमारे लिए एक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये सब मैं बता रहा था कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में। अभी मोटा मोटा समझाता हूँ मैं। मैप जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको क्लियरली बेसिक समझाऊंगा। देखो ये सूरज है। सूरज इन दो रेखाओं के बीच में ही रहता है। इन दो रेखाओं के बीच में ही रहता है, मकर रेखा, कर्क रेखा। अब यहाँ से सूरज ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रहा है। बरसात शुरू होती है इसी की वजह से। यहाँ पे कंटिन्यूसली धूप पड़ने की वजह से जो है मानसूनी वर्षा बनने लगती है। और यहाँ पे जो सूर्य होता है वो सितंबर होता है। सितंबर के मंथ में 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है। फिर उसके बाद दिसंबर से फिर मार्च होता है विषुवत रेखा पे। तो ये सूरज की जो चीजें चलती है इसको हमको याद रखना है। ये हमारे लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने बताया आपको वो ड्राइंग में आपको समझ नहीं आया होगा, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। हमारी ये पृथ्वी है। 100% ये हमारी पृथ्वी है। ये कैसे भी खड्डा बिड्डा हो ऊपर, मगर ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। और जिसकी वजह से 23.5 डिग्री झुकने की वजह से, मतलब इसमें जो जितना झुकी है ना, इसका मैं बता रहा हूँ इतना झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री यहाँ से नीचे से ऐसे झुकी हुई है। यहाँ झुकी हुई है ऐसे। तो ये पृथ्वी इतनी झुकी हुई है और ये सूर्य के सामने है। अब सूरज जो है ये इन्हीं के बीच में रहता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में रहता है। ये सूर्य का सबसे फेवरेट यहीं पर सूरज रहता है। और ये है, तो यहाँ पे सूरज रहता है, मगर यहाँ पे भी सूरज की रोशनी, सूरज की धूप पड़ती है, मगर क्रॉस पड़ती है, नहीं पड़ पाती। यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ पे लंबवत पड़ती है, मतलब क्रॉस पड़ती है, मतलब तिरछी पड़ती है। मैं वर्ड नहीं मिल रहा था, तिरछी पड़ती है। यहाँ पर तिरछी है, ये हिस्से में तिरछी है सूरज की जो किरणें हैं। और सबसे ज्यादा गर्मी वाला हिस्सा यही है। सबसे ज्यादा बारिश ही इसी हिस्से में होती है। सबसे ज्यादा गर्मी बारिश इसी हिस्से में होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई वन, सबसे ज्यादा खेत जंगल अगर कहीं पाए जाते हैं तो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में। और यहाँ का जो रहने के वाले लोग हैं, इन लोगों के बारे में बताएं तो यहाँ पे के रंग कंपैरेटिवली यहाँ के लोगों के, यहाँ पे लोग थोड़े से सावले कलर के रहते हैं, काले कलर के रहते हैं। तो ये ज्योग्राफी पे हमारी हर चीज डिपेंड करती है। और ये देखो आर्कटिक है। अब जैसे हमने पृथ्वी को कई हिस्सों में काटा है। सबसे पहले ये हिस्सा काटा, ये हिस्सा, ये गोल क्यों बना है? पृथ्वी गोल है इसलिए, वरना ये स्ट्रेट बन जाता, गोल नहीं होती तो पृथ्वी। ये गोल इसलिए बना है कि पृथ्वी गोल है। ये काटा है, ये काटा है, ये बीच में से काटा है, ये अलग अलग हिस्सों में काटा है हमने पृथ्वी को। और जो पता चला हमको, तो ये जो ऊपर का जो आर्कटिक आर्कटिक है, ये आर्कटिक है, उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसको। यहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पे तिरछी तो रोशनी पड़ती है।
अगर सूर्य इधर है, इस साइड सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी क्योंकि ये सामने तिरछी है, जिसकी वजह से 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अब हम इस हिस्से को क्या कहते हैं, ये जो हिस्सा है जो सूर्य का सबसे हिस्सा है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय विषुवत वृत्त। और ये जो है उत्तरी शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, और इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और ये उत्तरी शीत कटिबंधीय कहते हैं इसको, और इसको दक्षिणी शीत कटिबंधीय कहते हैं। और ये ध्रुव है, इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है। हमको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो वर्षा होती है, ये सारी चीजें होती है। अब हम जानेंगे शीत ऋतु के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि शीत ऋतु ये उत्तर भारत में नवंबर सबसे ज्यादा जो शीत ऋतु का चीजें होती हैं, ये ठंडी के बारे में सबसे ज्यादा चीजें जो होती है ठंडी के बारे में, वो शीत ऋतु में ही पता चलती है। ये भारत है। अब यहाँ से सूर्य, ये जो बनाया है मैंने, ये सूर्य का हिस्सा है। सूर्य इधर से उधर, इधर से इधर, इतना है बस। अगर जैसे मैंने बताया वो ठंडी पवनी आती है, पश्चिमी विक्षोभ आता है, 21 डिग्री टेम्परेचर दिन में होता है, और रात में पंजाब में माइनस में भी जाता है, राजस्थान में माइनस में भी जाने लगता है। और शरद ऋतु की बात करें, देखो शरद ऋतु ना ही बारिश है ना ही ठंडी है। ये जब सूरज दक्षिण की ओर जाने लगता है ना, तब शरद ऋतु की शुरुआत होती है। 15 सितंबर से दिसंबर के बीच बारिश के बाद ये चालू होता है। तापमान में कमी का कारण दाब में वृद्धि, मानसून का लौटना। जब मानसून लौटने लगता है तो अलग अलग ही तरह का मानसून हो जाता है, अलग ही तरह की गर्मी ठंडी समझ नहीं आती, तो होता है ग्रीष्म ऋतु। देखो ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, आप गर्मी का मौसम। अब मैंने बताया था ठंडी का मौसम कब होता है, जब सूरज दक्षिणायन में होता है। तो अब जाहिर बात है गर्मी का मौसम कब होगा, जब सूरज उत्तर में होगा, जब सूरज भारत के ऊपर होगा डायरेक्ट। तो जरूर जब गर्मी या बारिश का मौसम ही होगा। तो ग्रीष्म ऋतु सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर स्थापित हो जाती हैं, कर्क रेखा की ओर आने लगती है। अब गर्मी में उत्तर भारत मेन क्यों है, क्योंकि दक्षिण में समुद्र है, तो यहाँ पे ज्यादा ठंडी गर्मी समझ नहीं आती प्रायद्वीपीय पठार की वजह से। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गर्मी है, ठंडी पड़ती है। 32 डिग्री टेम्परेचर होने लगता है। और मई ताप पेटी का उत्तर के खिसकाव के कारण उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान 48 डिग्री तक जाता है। देखो 48 डिग्री तक जाता है, जो रेगिस्तान है वहां पे। दक्षिण भारत में तापमान 26 से 32 डिग्री रहता है। मैंने बताया था समुद्र की वजह से ज्यादा गर्मी और ठंडी का एहसास नहीं हो पाता। सबसे गर्म स्थान बीकानेर है, जो राजस्थान के बरियावली में है। इसको याद रखना है। अब वर्षा वर्षा ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। 15 जून से 15 सितंबर के बीच वर्षा होती है, 3 महीने की। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने, मैंने आपको पढ़ाया है कि मानसूनी पवने कैसे बनती हैं, क्या बनती है। कंटिन्यू धूप पड़ने की वजह से पानी जल्दी ठंडा या गर्म नहीं हो पाता। जब गर्म होता है तो ठंडा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मानसूनी पवने बनती हैं। और सूरज की कंटिन्यू गर्मी की वजह से मानसूनी हवाएं चलने लगती है, जिसकी वजह से मानसून होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने, देखो दक्षिण से लेकर पश्चिम की मानसूनी पवने आगे एक बनाया ड्राइंग। एक ऊपरी परत है, पृथ्वी के ऊपर की ऊपरी परत है, जो झाड़ की जड़ों को जो पानी और ये मुहैया कराती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है। और इसकी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है, और मगर बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से मृदा के बारे में पढ़ेंगे। देखो मृदा में जो भाग होता है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो मृदा में 5 से 10% ह्यूमस होता है, जिसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और खनिज पदार्थ होता है 40 से 45%। और मृदा जल 25% होता है। मृदा वायु 25% होता है। मृदा जीव तथा मृदा अभिक्रिया होती है। पौधे की पद्धति सामान्य की हम बात कर रहे थे, तो देखो मृदा में सबसे पहले ह्यूमस होता है। एक ह्यूमस होता है, कभी ना कभी वो चीजें जीवाश्म होती हैं कि मृदा जो बनाती हैं वो सारी चीजें होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा छोटे छोटे पौधों की जो जड़ें होती है वो ह्यूमस में और उपदा में, जिसको स्तर कहते हैं, इस कहते हैं। और इस स्तर बालू वगैरह, और यहाँ पे है, और नीचे जो है इस स्तर में बड़े बड़े वगैरह।
तो यही चीजें इसको याद रखना है स्तर वाइज। अब मैंने बताया था मृदा के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे हम। मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मृदा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। फास्फोरस होता है जो जड़ों के विकास और जो ऊर्जा संग्रह शीघ्र फल पकाने में होता है। नाइट्रोजन वृद्धि, नाइट्रोजन का काम होता है वृद्धि और उत्पादन में होता है। पोटाशियम का काम होता है रोग प्रति क्षमता बढ़ाने, पानी का उचित अवशेषण करने। कैल्शियम होता है संरचना विभाजन करने। सल्फर होता है प्रोटीन और तेल निर्माण से सहायक होता है। मैग्नीशियम होता है पौधे में लोहे के अवशेष में सहायक होता है। आयन होता है अवशोषण और दलहन मोली डे होता है। ये तो इनको हमको याद रखता है। कोबाल्ट होता है नाइट्रोजन विटामिन बी का निर्माण। सोडियम सूखा प्रतिरोध का विटामिन जिंक होता है रखना है। ये मैंने बताया था ओस्टर ह्यूमस सामग्री ए अपरी मृदा, ये मैंने बताया था चट्टान वगैरह। तो ये हमने चित्र में भी देखा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, इसको याद रखना है। देखो मृदा का वर्गीकरण करेंगे आज हमें। मृदा का वर्गीकरण कि मृदा मृदा जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। देखो जलोढ़ मृदा मैंने बताया था, ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बनाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। लाई गई मृदा और बाद में बिछाई गई मृदा उसको कहते हैं। इस हिमालय से निकलने वाली कांप और कछारी मिट्टी भी कहते हैं इसको। उत्तरी मैदान में सभी में भी इसका विकास हुआ है। तटीय मैदान में बुलाई दोमट मृदा और साधारण जल कम क्षमता लाल पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है दक्कन पठार में लाल पीली मृदा पाई जाती है। जहाँ वर्षा कम होती है वैसे भागों में ये लाल पीली मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार मंडलीय मृदा कहते हैं। लोहे के ऑक्साइड मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण रंग लाल होता है, इसको याद रखना है। मैंने जैसे कि बताया आपको नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस ये भारत की सारी मृदा में सबसे कम होता है, कम पाया जाता है। इसको याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। खेती के लिए उपयोगी होती है। ऊंची भूमि बाजरा मूंगफली आलू, निम्न भूमि चावल रागी तंबाकू सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काली मृदा के बारे में बात करें। देखो काली मृदा का निर्माण, सबसे पहले हम बात करेंगे काली मृदा की। ये तो लावा और बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई मृदा है। तो बताओ मुझे लावा और बेसाल्ट की चट्टानें कहाँ है? भाई महाराष्ट्र और प्रायद्वीपीय पठार में। सबसे ज्यादा तो लावा महाराष्ट्र में गिरा है। तो काली मृदा महाराष्ट्र के हिस्से में और दक्कन ट्रैप पे ही पाई जाती है। तीसरी प्रमुख मृदा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यवाड़, कर्नाटक, बेंगलुरु, मैसूर के पठार, तमिलनाडु, कोई आंध्र प्रदेश का पठार, छोटा नागपुर के रामायण में। इसको काली और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चेरनोज टिपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे कौन सी खेती सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? कपास की खेती, गन्ना, गेहूं, प्याज। फल जो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा कि भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फल की पैदावार होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसको एग्जाम की दृष्टि से भी हमको इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है ये, तो हमको इसको इसके बारे में याद रखना है। देखो अभी हम पढ़ेंगे लेटराइट मृदा की। मैंने बोला कंटिन्यू बारिश की वजह से, कंटिन्यू बरसात की वजह से लेटेराइट मृदा का जो विकास हुआ है। कंटिन्यू बारिश गिरेगी तो जो बारीक बारीक कण है वो नीचे जाके बैठेंगे, जो मोटे मोटे पत्थर है रहेंगे। तो ये निक्षेपण की वजह से लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की यौगिक रहते हैं, बाकी सारी जमीन में जाते हैं। लाल भूरे रंग की होती है। जो ईंट होते हैं ना हमारे, वो लेटेराइट मिट्टी के ही बने होते हैं। जो ईंट होते हैं घर बनाने में काम आते हैं, लाल लाल कलर के ईंट होते हैं। तो वो लेटेराइट मिट्टी से पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। और कमी जो है मैंने वो ही बताया, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस कैल्शियम की कमी इन मृदा में होती है। रबड़ काफी कहवा सेनिकॉन काजू मोटे अनाज, ये जो काजू वगैरह है वो वहीं पाए जाते हैं। सूखने के बाद पथरीली ईंट
और पर्वतीय मृदा मैंने बताया पर्वतीय मृदा के बारे में। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा होती है, ये वही होती है जो डेजर्ट में पाई जाती है। रेतीली मृदा होती है, सबसे ज्यादा पानी लेती है पर पानी सोखती नहीं है अपने अंदर, पानी नीचे जमीन में डाल देती है। लवणीय मृदा, सबसे ज्यादा इसके अंदर नमक होता है। पीट और ज्वान होता है, इसके बारे में हम पढ़े हुए हैं सबसे ज्यादा। मृदा के संबंधी अन्य तत्व, मृदा अवकर्षण, मृदा अपरदन। देखो वही मृदा को किस तरीके से मृदा हवाएं धूप ज्यादा अगर बचा के नहीं करेंगे तो इसकी वजह से मृदा का डिग्रेडेशन होगा, मृदा का अपरदन भी होगा। तो इन चीजों को हमको याद रखना है। मृदा अपरदन के कारण, सबसे पहले मृदा का कैसे हम हानि हो रही है मृदा को। नवीनीकरण, हमेशा नए नए मकान घर बनाने के चक्कर में पेड़ों को काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं पेड़ों की जड़ों में जकड़ी हुई होती है मृदा, मगर पेड़ को काटने से मृदा का हानि होती है बहुत ही ज्यादा। नवीनीकरण की वजह से, अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी मृदा की हानि होती है। जलीय अपरदन, बारिश के पानी की वजह से ही बहुत ज्यादा। वायु अपरदन, हवाओं की वजह से। हिमानी अपरदन, जूम खेती, जो जूम खेती वही होती है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पौधे काट के जूम खेती की जाती है। मुखलन, जो बड़े बड़े पहाड़ वगैरह घिस के गिरते हैं उसकी वजह से भी मृदा की हानि होती है। मृदा संरक्षण के उपाय, देखो यांत्रिक उपाय, मेड़बंदी मतलब सीढ़ियों नुमा चीजें बनाना, और समोच्च रेखीय कृषि, पत्थर से मेड़ या चट्टान के बांध। जैविक उपाय, फसल और चक्र पट्टेदारी खेती। सामाजिक उपाय, चराई को कम रोकना, जरा कुल्हा बंदी करना, जूम खेती पे रोक करना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको समझ नहीं आया बहुत सारी चीज़ों में तो आप कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय गाइस।